बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले हम चैप्टर में मैट्रिसेस को समझेंगे और फिर हम डिटर्मिनेंट्स पे जाएंगे। बच्चे ये जो लफ्ज़ है ना मैट्रिसेस, ये जमा है, प्लूरल है। अगर एक हो तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो आप यूँ कह लें कि मैट्रिक्स एक चीज़, जो भी मैट्रिक्स होगा पढ़ते हैं वो एक चीज़ है, और उसकी अगर हम जमा कर लें तो हमारे पास लफ्ज़ आता है मैट्रिसेस। जी बच्चे, तो पहला हम काम ही यही करेंगे कि इनकी डेफिनेशन समझेंगे, बट हम ये जो लिखे हुए हैं ना मैट्रिक्स बने हैं ना, इनको देखते हैं और फिर डेफिनेशन इजी हो जाएगी। तो आप देखते हो कि ये लिखा है ABCD, ये लिखा है -2005, यानी कोई नंबर हो सकते हैं, कोई इंग्लिश के लेटर्स हो सकते हैं, तो यही मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे या जिनको हम एंट्रीज़ कहते हैं। एलिमेंट या एंट्रीज़ क्या हैं, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना मैट्रिक्स के अंदर, यही हैं एलिमेंट्स। अगली बात बच्चे, आप सब में देख रहे हो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है इस तरह से, इधर फिर इधर आपको नज़र आ रही है, फिर इधर। यानी ये जो नंबर होते हैं ना, इनको हम बंद कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक हो गया। तो ये जो एलिमेंट या एंट्रीज़ होते हैं ना, हम इसको रिटर्न यानी राइट कर देते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, यानी एक ख़ास उनकी तरतीब होती है। नेक्स्ट बच्चे देखें, हम रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में लिखते हैं। रोज़ और कॉलम क्या होता है, देखें ये एक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ये F को देख लेते हैं। इसमें ये जो ओरिजोनटल है ना, चले मैं इसको ब्लू कलर से करता हूँ। ये जो ओरिजोनटल नंबर की लाइन है जिसमें 1 है 0 है, दिस इज़ कॉल्ड रो। ठीक है। और इसी तरह से 0 और 1 की एक और लाइन है ओरिजोनटल, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रो। ओरिजोनटल इस तरह से होता है और वर्टिकल ऐसे सीधा होता है। ठीक है, ये वर्टिकल है जो सीधा मैंने खड़ा किया, और बच्चे ये ओरिजोनटल है। तो अगर ये मैट्रिक्स के जो एलिमेंट नंबर्स होंगे, अगर बच्चे ये ओरिजोनटल ऐसे अरेंज होंगे, दिस इज़ कॉल्ड रो। इसी तरह से ये भी एक रो है। लेकिन अगर हम बात करें कॉलम की, दूसरी चीज़ है, एक रो है और दूसरी चीज़ है कॉलम। अगर यही नंबर हम इस तरह से देखें वर्टिकल के अंदर, वर्टिकल लाइन के अंदर, वर्टिकल मैनर के अंदर, तो वो होता है कॉलम। तो ये एक कॉलम है और ये भी एक कॉलम है, यानी इस तरह से रो, ये दोनों रो और सीधे वाले कॉलम। ठीक हो गया। इस तरह से इसमें ये है रो, और कॉलम की बात करें तो एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। सही हो गया। इस तरह से हम रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में लिखते हैं किन को, एलिमेंट या एंट्रीज़ को। एलिमेंट क्या होता है, कोई नंबर हो सकता है या कोई इंग्लिश के लेटर्स हो सकते हैं, और उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। जी, तो नेक्स्ट कहता है कि मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे। बच्चे ये जो लफ्ज़ है ना अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। सही हो गया, अरेंजमेंट। तो आप देखते हैं कि ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर कह लें चले, उस तरह की अरेंजमेंट है मैट्रिक्स की। स्क्वायर डिब्बा, जैसे ये एक स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल इस तरह से शेप वाइज, या इस तरह से ये लंबा जैसे रेक्टेंगल है इस तरह से। तो मैट्रिक्स की जो अरेंजमेंट है, अरे है, वो कैसी है, या तो रेक्टेंगल जैसी है या स्क्वायर भी कह सकते हैं। उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं यानी एंट्रीज़ होती हैं, वो रिटन यानी लिखी जाती हैं किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ, और हम उसको दो शक्लों में लिखते हैं, कुछ रोज़ होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। जी बच्चे, अब वही बात कि रो और कॉलम क्या है। तो रो होता है एंट्री या एंट्रीज़, एक भी हो सकती हैं तो उसको एंट्री बोलेंगे, या ज़्यादा हो सकती हैं तो एंट्रीज़ बोलेंगे। रिटन इन ओरिजोनटल लाइन या लाइंस, यानी एक लाइन भी हो सकती हैं या ज़्यादा भी हो सकती हैं। कौन सी ओरिजोनटल होनी चाहिए, सही हो गया, तो हम उसको रो कहते हैं। अब कॉलम की बात करें तो एक एंट्री या एंट्रीज़ यानी ज़्यादा हो सकती हैं, रिटन इन वर्टिकल लाइन और लाइंस। तो जब आप वर्टिकली कहते हो तो वो होता है कॉलम। अब देखिए, मैंने ये मार्क किया और ये मार्क किया, ये दोनों क्या हैं, रोज़ हैं या कॉलम्स हैं। तो ये वर्टिकल हैं बच्चे दोनों, तो ये हुए कॉलम्स। सही है, दो कॉलम्स हो गए। इसी तरह से अगर मैं ग्रीन के साथ ये मार्क करता हूँ तो ये रो होती हैं क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह से ये भी क्या है बच्चे, ये भी एक रो है। तो हम यूँ कह देंगे, चलें इसको, ये रो नंबर 1 है
ये रो नंबर 2 है, और अगर वर्टिकल बात करें तो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। जी बच्चे, अब हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है कि राइट द नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। यानी ये हमारे पास 5 मैट्रिक्स सवाल गिवन है, हमें हर के नंबर ऑफ़ रो बताने हैं एंड नंबर ऑफ़ कॉलम बताने हैं। तो पहला मैट्रिक्स ए की बात करते हैं, ठीक है। इसमें आप देखते हो कि ये एक रो है और ये एक रो है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें जो रोज़ हैं वो कितनी हुई, 2। अब हम कॉलम की बात कर लेते हैं। तो बच्चे ये एक सीधा वर्टिकल वाला कॉलम है और ये एक वर्टिकल कॉलम है। तो यहाँ पे कॉलम को सी से लिख लेते हैं और कॉलम भी कितने हुए, 2 हुए। यानी बहुत आसान काम है ना। इसी तरह से हम पहले इसके कॉलम देखते हैं। तो ये सिर्फ एक ही लाइन में, वर्टिकल लाइन में मौजूद है। तो बी के अंदर बच्चे कॉलम सिर्फ एक ही है। अगर आप रो की बात करते हैं ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो वो एक है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है। हाँ, एक एक एलिमेंट या एक एक नंबर लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रो अभी भी रो ही कहलाएगी। तो 3 रोज़ बनती हैं, तो रो हो गई 3। अच्छा, सी पे चले जाएं आप लोग। ये रो की बात करें तो बेटा सिर्फ एक ही रो है ना, इस तरह से हॉरिजॉन्टल तो एक ही नज़र आ रही है। वर्टिकल कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे रो सिर्फ एक है, रो सिर्फ एक है। और अगर हम कॉलम की बात करें सी के अंदर, तो बच्चे वो 3 नज़र आ रहे हैं मुझे। इस तरह से डी में देख लेते हैं। तो बच्चे ये एक कॉलम है, फिर ये भी एक दूसरा कॉलम है, और फिर ये एक कॉलम है। तो कॉलम तो हो गए 3, ठीक है। कॉलम कितने, 3। अच्छा, चलें रोज़ के ऊपर चले जाते हैं। तो ये एक नज़र आ रही है मुझे, दूसरी भी आ रही है और तीसरी भी। तो 3 रोज़ हो गई, तो रो 3 हो गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें ज़रा बच्चे, ई के अंदर रोज़ निकाल लें। हॉरिजॉन्टल होती हैं तो बच्चे 1, दूसरी हॉरिजॉन्टल, तो रो हो गई 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि रो है 2। अच्छा, कॉलम देख लेते हैं। कॉलम बचे एक सीधा वाला वर्टिकल, दूसरा वाला और तीसरा वाला। तो कॉलम कितने हो गए, 3 हो गए। बस ये सवाल हल हो गए। जी बच्चे, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कहता है कि राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको समझते हैं। हम पहले सवाल को कर लेते हैं, ए वाले क्वेश्चन को, और आप इसको इजीली समझ पाओगे। मैं आपको सिंपल ये कहता हूँ कि जो ए मैट्रिक्स है ना, ये वाला, इसके कॉलम निकाल लें और इसकी रोज़ निकाल लें। तो पहले इसकी रोज़ निकालते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक रो और दूसरी रो है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स में मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे ए मैट्रिक्स की हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसमें बच्चे रोज़ आई, रोज़ निकल आई कितनी, 2। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ कॉलम निकाल लें। तो ये आ गया एक सीधा वाला कॉलम, ठीक है। सो इसके जो ए मैट्रिक्स के अंदर कॉलम है ना, वो सिर्फ एक है। अब हमसे पूछा गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं रोज़ बाय कॉलम। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब रोज़ कितनी हैं बच्चे, 2 हैं। 2 बाय कॉलम कितना है, 1 है सिर्फ। सो 2 बाय 1, और यही हमारा आंसर है। जी बच्चे, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन बी के ऊपर। इसका भी जाहिर है हमें ऑर्डर बताना है। तो हम पहले रोज़ निकालते हैं। तो बच्चे वो सिर्फ एक है, तो रो आ गई सिर्फ एक। अच्छा, कॉलम देख लें आप लोग। तो एक ये सीधा कॉलम है जिसमें 3 लिखा है, और एक ये सीधा जिसमें 4 लिखा है। तो कॉलम हो गए 2, कॉलम हो गए 2। अब आपने क्या बताना है, ऑर्डर, दैट इज़ कॉल्ड रो बाय कॉलम। अच्छा, कोई बच्चा उल्टा ना कर दे, वो गलत हो जाएगा। यानी वो कॉलम को शुरू लिख दे और रो को बाद, ऐसा नहीं करना। सो देखिए, रो बाय कॉलम, रो कितनी ऊपर लिखी है 1, फिर बाय, फिर कॉलम ऊपर लिखा है यहाँ पे 2। तो बच्चे ये ऑर्डर आ गया 1 बाय 2। जी बेटा, तो अब हम मूव करते हैं सी मैट्रिक्स के ऊपर। सी मैट्रिक्स के ऊपर तो इसका भी आपको ऑर्डर बताना है। तो देखें, इसमें 1 और 2 रोज़ हैं, और फिर कॉलम की बात करें तो वो भी क्या हैं, 2 ही हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, रो बाय कॉलम, ठीक है। 2 रोज़ निकली और कॉलम भी 2, तो 2 बाय 2 आ गया इसका ऑर्डर। जी नेक्स्ट देखें, तो डी मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर कैसे निकलेगा, एक रो दूसरी रो हो गई 2। तो हम लिखेंगे, रो पहले लिखते हैं ना, तो 2 बाय लिख दिया। अब कॉलम की बात करते हैं ना, तो 1 2 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम है, तो 2 बाय 3 हो गया। समझ गए।
आगे मूव करते हैं ई मैट्रिक्स के अंदर, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो बच्चे पहले रोज़ लिखनी होती है, दैट आर 3 रोज़। अच्छा, कॉलम पे चले जाते हैं तो एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तो 3 कॉलम आ गए, ठीक है। सॉरी बच्चे, 2 कॉलम आ गए, एक और दूसरा, तो 3/2 यहाँ पे लिखा जाएगा। जी लास्ट सवाल देख लें, अगर हम F की बात करते हैं ना तो उसमें सिर्फ एक ही रो है और वही कॉलम बन जाएगा, यानी 1/1, एक रो और एक कॉलम, तो बना 1/1। जी बच्चे, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी दिए गए सवालों में से कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अब बच्चे इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपने 2 बातें ज़हन में रखनी है। नंबर 1, उन दोनों मैट्रिक्स जो आपस में इक्वल होंगे उनका बच्चे ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम से मुराद है कि मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके ऑर्डर सेम होने से मुराद है कि दोनों के रोज़ इक्वल होंगे आपस में एंड दोनों के जो कॉलम्स हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। जितने रोज़ एक के, कॉलम्स उतनी रो दूसरे के, और कॉलम्स भी दोनों के सेम होंगे। सही हो गया। एंड नंबर 2, दूसरी बात इक्वल होने के लिए ये है कि सारे एलिमेंट्स या एंट्रीज़, सारे एलिमेंट्स या एंट्रीज़ भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। एलिमेंट से मुराद है कि अगर उसका पहला 0 है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी पहला 0 होगा, इसका पहला उसके नीचे 4 है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी 4 होगा, 3 है तो 3 होगा, 1 है तो 1 होगा। यूँ ये दोनों मैट्रिक्स, ये वाला और ये वाला, आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, प्लस दोनों की तमाम एंट्रीज़, एलिमेंट्स वो भी सेम है। जी तो अब देखते हैं कि इन सवालों में से कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। स्टार्ट करते हैं ए को देखना कि ए का मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो बच्चे आप ज़रा F पर गौर करें। F में क्या है, सबसे पहले आपको मिलेगा 3 - 3, तो 3 - 3 कट जाएगा तो जाहिर है पीछे 0 बचेगा। फिर है 3 + 1, ये हो जाएगा 4। फिर इस साइड पे दरमियान में स्पेस है ना जो मैट्रिक्स में होती है, फिर 3 और 1 है तो 3 और 1 है, तो ये आ गया हमारे पास F वाला मैट्रिक्स 0 4 3 1। तो 0 4 3 एंड 1 ये सेम मैट्रिक्स A है और सेम F है, तो हमें मिल गया A मैट्रिक्स बराबर है बच्चे F मैट्रिक्स के। एक मिल गया आपको। आगे मूव करते हैं। आप B जो मैट्रिक्स है ना वो देखते हैं 9 और -7 है, और साथ में आप D को देखते हैं तो D में है 5 + 4 बच्चे 9 हो जाएगा, -8 + 1 हो जाएगा -7, और ये मैट्रिक्स है 9 और -7, और ये भी मैट्रिक्स क्या है 9 और -7, तो इट मीन B और D सेम हो गए। तो B मैट्रिक्स सेम है या इक्वल है किसके, D मैट्रिक्स के। अब आप C को कंपेयर करें E के साथ, तो E मैट्रिक्स को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन C में हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं C मैट्रिक्स को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। C में सबसे पहले बेटा आपको मिलेगा 2 × 3, तो वो हो जाता है 6। फिर 2 × 2 आपको मिलेगा, वो 4 हो जाएगा। फिर 4 + 4 मिलेगा, वो 8 हो जाता है। फिर बचे 2 - 1 मिलेगा, तो वो ज़ाहिर है 1 होगा। फिर 4 - 2 मिलेगा, दैट विल बी 2, एंड देन 3 + 0 होगा तो वो भी 3 रहेगा। अब आप गौर करें तो ये E मैट्रिक्स है और ये C मैट्रिक्स है। कंपेयर कर लेते हैं। ये है 6 1 6 1, 4 2 4 2, देन 8 3 और देन 8 3 सेम है, तो इट मीन्स C और E आपस में इक्वल हो गए। सो C विल बी इक्वल टू E। ये हमने इक्वल मैट्रिक्स निकाल लिए। जी बच्चे, तो अब हम सवाल नंबर 4 पे जाते हैं। हमें बोला गया कि ये एक मैट्रिक्स है, वो इक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो आपने A B C और D की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो देखिए जब मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो हम उनको कंपेयर करेंगे। किस तरह से कि इसका जो पहली एंट्री है या पहला एलिमेंट है वो दूसरे के पहले के बराबर होगा, क्योंकि इक्वल जो है, तो इसकी पहली है A + 2 और वो इक्वल होगा इसकी पहली 5 के साथ। तो अब प्लस का 2 अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो जाहिर है -2 हो जाएगा, तो A विल बी इक्वल टू 5 - 2।
ए की वैल्यू बचे 3 आ जाएगी। समझ आ गई? आगे चलते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं दूसरी एंट्री को। दूसरी एंट्री है C-3 और 8, ठीक है, ये आपस में इक्वल आएंगे। सो C-3 विल बी इक्वल टू 8। माइनस का 3 इधर लेके जाऊँ तो +3 हो जाएगा, तो C विल बी इक्वल टू 8 + 3। C विल बी इक्वल टू 8 + 3 हो जाएगा 11। तो बचे C की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। अब हम मूव करते हैं, थर्ड एंट्री को कंपेयर करते हैं, दैट इज़ B-1 6 के इक्वल होनी चाहिए। सो B-1 मस्ट बी इक्वल टू 6। -1 इधर जाके +1 हो जाएगा। सो B विल बी इक्वल टू 6 + 1। B विल बी इक्वल टू 6 + 1 हो जाएगा 7। ठीक हो गया। अब हम लास्ट एंट्री को कंपेयर कर लें, दैट इज़ D + 4 विल बी इक्वल टू 4। तो ये है D + 4 विल बी इक्वल टू 4। अब +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। सो D विल बी इक्वल टू, इस साइड पे 4 मौजूद है, +4 इधर आके हो जाएगा -4। 4 - 4 कैंसिल हो गए, 0 बन जाते हैं, तो बच्चे D आ गया 0। जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जाते हैं। यहाँ भी आपको बोला गया कि ये सारा मैट्रिक्स इक्वल है इस सारे मैट्रिक्स के। तो बेटा आपने x और y निकालना है। सिंपल सा तरीका है, कंपैरिजन के ज़रिए निकलेगा। आप पहले इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे इसके साथ। देखें, ये वैल्यू है 2x + 1 और ये इक्वल रहेगी 9 के। सही हो गया। अब प्लस का 1 इधर आएगा तो जाहिर है -1 हो जाएगा। तो 2x विल बी इक्वल टू 9 - 1। 2x बन जाएगा, 9 - 1 होता है 8। तो 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8 होता है। तो x रह गया 4। सही हो गया, ये x की वैल्यू आ गई। अब आपने एक और चीज़ कंपेयर करनी है, y की भी वैल्यू निकालनी है ना, x आ गया, y भी निकालना। तो आप देखें y इस जगह पे लोकेटेड है और उसके सामने या उसके कंपैरेटिवली 5 आ रहा है। तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, y डायरेक्टली 5 निकल आएगा। जी बच्चे, तो अब हम 6 सवाल पे जाते हैं। अगेन वही कॉन्सेप्ट, ये एक मैट्रिक्स है, इक्वल है इस मैट्रिक्स के। तो आपको A, B, C और D मालूम करना है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको भी समझ आती है। आपने पहला जो है एंट्री एलिमेंट, उसको दूसरे के पहले के इक्वल रख लेना है। तो इस साइड पे है A + B और दूसरी साइड पे है 10, ये आपस में इक्वल रहेंगे। मैं इसको आगे नहीं चला सकता, सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो A है और ना तो B है, लिहाजा मैं आगे मूव कर जाता हूँ। ठीक है, अगली एंट्री पे देखें तो ये है 2D - 1, ये 5 के इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ पे रख लेते हैं 2D - 1 मस्ट बी इक्वल टू 5। बेटा -1 इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? +1। तो 2D विल बी इक्वल टू 5 + 1। 2D विल बी इक्वल टू 5 + 1 होता है 6। 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। सो D की वैल्यू आ जाएगी 3। सही हो गया। अब D की 3 निकल आई। अब हम मूव करते हैं थर्ड एंट्री के ऊपर, दैट इज़ 3B + 2 और ये इक्वल होगा थर्ड एंट्री विच इज़ 11। ठीक है, सो लिख लेते हैं थर्ड एंट्री 3B + 2 इक्वल होगा 11 के। +2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3B विल बी इक्वल टू 11 - 2। 3B विल बी इक्वल टू 11 - 2 होता है 9। 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। तो B विल बी इक्वल टू 3। सही हो गया। अब बच्चे आपके पास B की वैल्यू निकल आई ना यहाँ पे। अब B की वैल्यू जो 3 आई है वो यहाँ यूज़ कर लें। तो ये A + B की जगह मैं उसकी वैल्यू 3 यूज़ करता हूँ, इक्वल है 10 के। +3 इधर आके हो जाएगा -3। तो A विल बी इक्वल टू 10 - 3। 10 - 3 आपको पता है कितना होता है? 7। तो A की वैल्यू आ गई 7। ठीक हो गया। अब आखिरी एंट्री को कंपेयर करना भी बाकी है, दैट इज़ 4 और इस साइड पे है C। तो आप डायरेक्टली लिख लें कि जो C है वो 4 के कंपैरेटिवली आ रहा है। जी बच्चे, तो इस तरह से आपके पास A, B, C और D की वैल्यू निकल आई। अब आप मूव करें आखिरी सवाल 7 के ऊपर। सेम कॉन्सेप्ट बच्चे, ये एक आपके पास है मैट्रिक्स और ये इक्वल आ रहा है इस सारे मैट्रिक्स के। इस बार आपको P और Q की वैल्यू निकालनी है।
सो अगेन तरीका क्या है, आप कंपैरिजन करेंगे ना। सो आप इस वैल्यू को जो कि पहली एंट्री बनती है इसके साथ कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे। सो ये रहेगा p प्लस क्यू और ये इक्वल आएगा ये 6 जो वैल्यू है ना इसके। अब आप देखिए मैं इसको आगे चला नहीं सकता, सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो p है ना तो q है। तो इसको यहीं पे स्टॉप करके आगे मूव करते हैं। आप इस एंट्री पे आ जाए जिसमें p माइनस 2q है, वो इस एंट्री 0 के इक्वल होनी है कंपैरिजन के ज़रिए। तो लिख लेते हैं कि ये है p माइनस 2q विल बी इक्वल टू 0। अब बच्चे माइनस का 2q इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो p की वैल्यू आ जाएगी प्लस में 2q। ये निकल आई p की टेम्परेरी वैल्यू, आर्जी वैल्यू, जो कि आप यहाँ पे यूज़ करेंगे p की जगह। सो p की जगह वैल्यू आ गई 2q, तो मैं यहाँ पे p की जगह लिख लेता हूँ 2 एंड q, साथ में प्लस q लिखा हुआ है एंड इक्वल आ रहा है 6 के। तो बच्चे 2q प्लस q होता है 3q, दैट इज़ इक्वल टू 6। नाउ 3 1s are 3 होता है एंड 3 2s are 6 होता है। तो q की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। लेकिन अभी p की वैल्यू यहाँ से निकलेगी क्योंकि वो तो टेम्परेरी वैल्यू थी ना। सो आप इस q की वैल्यू 2 को बेटा यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो p की वैल्यू है 2 इंटू क्यू, तो 2 इंटू क्यू की जगह उसकी जो वैल्यू 2 है वो यूज़ कर लेना। तो 2 इंटू 2 होता है 4, तो बच्चे p की वैल्यू आपके पास 4 निकल आई।